ये कंट्रोलिंग, देखिए मैनेजर होते हैं या किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनके लिए वेरियस सेक्शंस को कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और इस प्रोसेस को जिसके अंदर वो मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। तो हेनरी फ्योल, जिसके बारे में मैंने बताया था कि उसने मैनेजमेंट के रूल्स दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसने दिए थे, उसने ये बात सबसे पहले की थी। और कंट्रोलिंग के हवाले से उसने ये कहा था, इसकी डेफिनेशन, कि कंट्रोल consists in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and the principle established. देखिए इसमें इसने 3 बातें की। ये कंट्रोल क्या है? ये वेरीफाई करना कि जो हमने रूल्स बनाए हैं उसके मुताबिक प्लान है, क्या उसके मुताबिक हिदायत दी जा रही हैं, और उन रूल्स के मुताबिक क्या कोई डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। ये जो उसकी चीज है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कंट्रोलिंग। यानी अगर हम देखें, कंट्रोलिंग वो तमाम प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी इदारे के किसी भी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन इसकी जो है वो दी है कोन्स एंड डॉनल ने। मैंने ये कोन्स और डॉनल की डेफिनेशन बता रहा था कि उसके अंदर ये कहा था कि कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है, कि कंट्रोलिंग इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड and the correction of deviation to assure attainment of the objectives according to plan। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि ये देखें, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को, कि जो हमने स्टैंडर्ड उनको दिया था उसके मुताबिक काम हो रहा है या उससे डेविएट हो रहा है। डेविएशन कहते हैं कि अपने काम से हटके किसी और काम में लग जाना, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। ठीक है, उर्दू में इसके लिए लफ्ज है मुनहरिफ। मुनहरिफ होना, जो काम किया जाए उससे दूसरे। ठीक है, अटेन टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और जो मकासद के लिए हमने इदारा इस्टेब्लिश किया था, क्या वो मकासद पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये काफी इसकी जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, और इसके अंदर ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसके कवर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस स्लाइड में अगर आप देखें कि कंट्रोलिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, ये मैनेजमेंट का फंक्शन किस तरह से है, उसमें आप देखें कि ये अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एक्शन टू इंश्योर डिजायर्ड रिजल्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोसेस को, किसी भी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, एंड टेकिंग एक्शन, जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको एप्रिसिएशन मिलती है, और जो काम ठीक नहीं कर रहा होता उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, ताकि हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल कर पाए। इट सीज टू इट दैट द राइट थिंग्स हैपन। इसमें हम कोशिश करते हैं कि सही काम हो, यानी हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो, इन द राइट वे एंड एट द राइट टाइम। ठीक है ना, वही मैंने 4 आवर्स जो आपके बताए थे, उसी चीज को मॉनिटर किया जाता है कि राइट थिंग्स एट द राइट वे एट द राइट टाइम, कि सही वक्त पे सही चीजें सही तरीके से सर अंजाम दी जाए। उसके बाद देखें कि डन वेल, it ensures that overall directions of the individuals and groups are consist with short and long range plan of the organization। कि लोगों को जो डायरेक्शंस दी गई, ओवरऑल डायरेक्शंस,
वो सही सिम्त में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग रेंज प्लान की तरफ आपकी अचीवमेंट आसान हो जाएगी। अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे सफर होगी। फिर क्या है जी, इट हेल्प्स ensure that objectives and accomplishments are consistent with the another throughout an organization। देखिए, एक दूसरे के साथ जब तक एक कांस्टेंट राब्ता नहीं होगा उस वक्त तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करना या कोई सक्सेस हासिल करना पॉसिबल नहीं होता। देखिए, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर वेरियस सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे मैं लाइब्रेरी की आपको एग्जांपल दूं, इसके अंदर जो बड़े बड़े सेक्शंस हैं उनके अंदर आप एक्विजिशन सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन है, ठीक है, रेफरेंस सेक्शन है, ठीक है, ये सारे सेक्शन जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो ओवरऑल लाइब्रेरी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। अगर इसमें से कोई सेक्शन काम करना बंद कर दे तो दूसरा सेक्शन उससे सफर करता है। इसी तरीके से कोई भी इदारा है उसका अगर कोई सेक्शन काम करना बंद कर दे तो अल्टीमेटली जो है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उससे सफर होता है। कंट्रोलिंग बेसिकली ये काम है जिसके अंदर हम पूरे स्टाफ को कंट्रोल करते हैं और जो काम कर रहा होता है उसको एप्रिसिएशन मिलती है और जो इसमें हर्डल्स पैदा कर रहा होता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें कि लास्ट पॉइंट इसका कि इट हेल्प्स मेंटेन कंप्लायंस विद एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड पॉलिसीज। देखिए, इदारे के अंदर डिसिप्लिन सबसे अहम चीज होता है। अगर रूल्स एंड पॉलिसीज के अंदर अमल किया जा रहा है तो बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन अगर रूल्स वायलेट हो रहे हैं और पॉलिसीज के अंदर अमल बरामद नहीं किया जा रहा तो डेफिनेटली उससे कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो सफर करता है। समझ आ रही है आपको बात? आर यू गेटिंग? वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। किन किन चीजों को हम कंट्रोलिंग कह सकते हैं? नंबर 1, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक दफा काम कर लिया फिर आराम से बैठ, बल्कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं। दूसरा क्या है कि फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक, प्रोसेस। और ये जो है ना वो फ्लेक्सिबल है। डायनामिक कहते हैं कि जिसके अंदर मुसलसल चलता रहे। फ्लेक्सिबल ये है कि किसी और चीज को इसके अंदर एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। स्टैटिक इसका जो है ना वो ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है, तो डायनेमिक का मतलब ये है कि एक चीज के अंदर ना आपको इस कदर वो मिल जाए कि जिसके अंदर आप एक जो है नई चीजें उसके अंदर शामिल कर सकें और वो चीज एक मुसलसल जो है अमल की सूरत में कंटिन्यू रहे। ये गाड़ी कौन पार्क करके गया है? उसको कहो कि ये क्यों पार्क किया है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये है फ्यूचर ओरिएंटेड। ये जो काम है इसके अंदर आप ये देखें कि फ्यूचर को हम मद्देनजर रखते हैं कंट्रोलिंग में, कि आज अगर आपके इदारे के अंदर कोई वो नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि आज आप जो है डिसिप्लिन को मेंटेन करें और इस चीज को जो है ना अपने अंदर फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करें। फिर क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्लोजली रिलेटेड, कि ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में बड़ा गहरा साथ है।
जब आप कोई चीज़ प्लान करते हैं तो उसको आप कंट्रोलिंग के अंदाज में अपने मकासद हासिल करते हैं। अगर उस प्लान के पे अमल नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप उस मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, मैनेजमेंट के मैंने फंक्शंस आपको बताए थे ना, कौन से थे? पोस्ट कॉब, वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो, उनमें एक जो है सीओ फॉर कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेशन, वो भी इसमें भी शामिल है। यानी ये बहुत एक अहम जो है फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बगैर मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होती, और मैनेजमेंट के लिए हमें ज़रूरी है कि जो हम ये है कंट्रोलिंग वाला जो फैक्टर है उसको हम शामिल करें। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक एंड रिजल्ट्स ओरिएंटेड। ये एक बड़ा हिकमत अमली दानिशमंदी का काम है, जिसके अंदर हम बेहतरीन हिकमत अमली के साथ रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी ठीक ना हो तो फंक्शंस जो है डिस्टर्ब होते हैं और उनको हासिल करना मुश्किल हो जाता है। डिस्कस कर रहे थे कि फीचर्स क्या होंगे इसके कंट्रोलिंग के। तो ये मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। उसके बाद देखें स्ट्रेटेजिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। इसको बड़ी दानिशमंदी के साथ हमें मुकम्मल करना चाहिए, हिकमत अमली के साथ कंट्रोलिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्टाफ को कंट्रोल करना ना किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत मुश्किल काम है। इनके देखें ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोई सोशल इश्यूज हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना होता है, और हमने अपने डिपार्टमेंट को भी। और देखें जब आपके पास एक स्टाफ होता है तो ये तमाम चीज़ें उसके साथ रिलेट करती हैं। तो तमाम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी करनी होती है, और उसके मुताबिक हमने जो है डिपार्टमेंट को लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक हमें अप्रोच अपनानी पड़ती है, ताकि जो लोग काम करते हैं उनसे बेहतर काम लें, जो लोग काम नहीं करते उनसे काम लें, ठीक है। और इसी तरीके से जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं उनको हाउ टू टैकल देम, कि उनसे किस तरह अपने छुटकारा हासिल करना है। तो ये एक मैनेजेरियल फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कंट्रोल। और मैं ये कहता हूँ कि कंट्रोलिंग से ही इदारे के अंदर किसी डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन पैदा होता है, और जिस इदारे के अंदर आपको डिसिप्लिन ना हो तो वो फिर एक जंगल तो हो सकता है, डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। फिर देखें कि अंडरस्टैंडेबल, कि हर चीज़ लोगों को समझानी चाहिए ताकि वो उसको समझें, लॉजिकल हो। और बाज़ औक़ात हम किसी को काम कहते हैं कि जी ये करें, वो कहते हैं जी मुझे क्या पता, आप करके दिखाएं। तो उसके अंदर आपने बड़े टेक्निकली उसको हैंडल करना होता है, आप खुद से उसको परफॉर्म करके दिखाएं, खुद से उसको गाइड करें, तो वो एक अच्छे अंदाज से फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। फिर क्या है जी टाइमली एंड एक्सेप्शन ओरिएंटेड, कि ये एक ऐसा काम है जिसको हम वक्त के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। और टाइमली का मतलब ये होता है कि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। कंट्रोलिंग में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए कोई लोग स्ट्राइक करते हैं, उस वक्त एक मैनेजर की, एक डायरेक्टर की स्किल्स जो है ना, उसका अंदाजा होता है कि वो मॉब ऑफ पीपल को किस तरीके से कवर करता है और किस तरीके से उनको सेटिस्फाई करके उनका जो प्रेशर होता है उसको डिफ्यूज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये एसेंस है, और एसेंस ऑफ कंट्रोल इज एक्शन। अब देखें जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुई पूरे मुल्क के अंदर, कि कुछ एक तंजीम ने धरना दे दिया जिसकी वजह से लोगों की जो है जिंदगियां बर्बाद हो गई, इतने दिन तक मुल्क में एक अफरा तफरी पैदा रही। इट इज ड्यू टू कि वहां पे कंट्रोलिंग का फुकदान था। अगर इन चीज को पहले से विजुअलाइज किया जाता, इसको पहले से अच्छे तरीके से टैकल कर लिया जाता, तो ना तो इंसानी जिंदगियां ज़ाया होती, ना लोगों का फाइनेंशियल लॉस होता, ना ही इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती। तो ये मैनेजमेंट का, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जो हायर अप्स हैं उनका एक लिहाज से इम्तिहान होता है। देखिए अच्छे हालात में अफसरी तो सब कर लेते हैं, लेकिन असल मैनेजरशिप, असल जो आपका पोटेंशियल है वो प्रेशर सिचुएशन में पता लगता है, ठीक है। जैसे आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें देखें
कि कई प्लेयर जो है ना, जब उन पर प्रेशर ना हो तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है तो कोलैप्स कर जाते हैं। ये उनकी मेंटल टफनेस होती है या उनकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है। इसी तरीके से देखें कि एक मैनेजर अब आम हालात में तो जनाब बड़ा दबंग होता है, लेकिन जैसे ही कोई प्रेशर पड़ता है तो उससे काम ही नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कंट्रोलिंग जो है वो सबसे ज्यादा आपका इम्तिहान लेती ही प्रेशर सिचुएशन में है कि किस तरीके से आप जो टफ कंडीशन होती है, जो इस किस्म के हालात होते हैं, उसको किस तरीके से फेस करते हैं और फेस करने के बाद उससे कैसे आप अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एसेंस ऑफ कंट्रोल इज एक्शन के बेहतरीन चीज ये है, एसेंस यानी इसका अगर आप कहें क्रक्स या इसका आप कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो ये है कि आप एक्शन लें। एक्शन के अंदर दोनों चीजें होती हैं, पनिशमेंट भी दें और उनको एप्रिशिएशन भी दें। पनिशमेंट जाहिर है कि उन लोगों को दी जाती है कि जो कि बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझते, तो और जो अच्छा समझते हैं उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। ये देखिए बड़ी खूबसूरत एक इसके अंदर ये आपको फिगर नजर आ रही होगी, आ रही है ना नजर, सबको आ रही है? हाँ जी, शाबाश। इसको जरा हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी एक है इसके अंदर। अगर हम देखें तो ये एक प्रोसेस है और इसको अगर आप समझें कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इदारे के, उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड तय करते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, उस स्टैंडर्ड को जो है किससे कंपेयर करते हैं? परफॉर्मेंस से। ठीक है, स्टैंडर्ड के मुताबिक परफॉर्मेंस है और फिर उसको हम मेजर करते हैं कि जितना इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसके मुताबिक है। यानी दो चीजें हैं, पहली बात तो यह है कि जो आपको बताया गया कि इस तरीके से काम करना है, ये तो है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के मुताबिक करना। फिर इतना काम करना है, इसका ताल्लुक क्वांटिटी से है कि एक शख्स को हमने कहा कि आपने जो है ना मार्क को या कोहा को फॉलो करके काम करना है, ये तो हो गई स्टैंडर्ड। और मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी कि डेली आपने 50 बुक्स को डाटा एंटर करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? एक का ताल्लुक है स्टैंडर्ड के साथ कि आपने इस मेयार के मुताबिक काम करना है, और दूसरा क्या है कि आपने इतना काम करना है। अब देखिए तो कंपेयर में क्या क्या चीजें आती है कि स्टैंडर्ड अटेन, कि आप स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे हैं, यस तो ठीक है, नो तो फिर वेरिएंस एक्सेप्टेबल, जो आपने चेंजेस की वो ठीक थी या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इफ यस ठीक है, अगर नो फिर क्या होगा कि स्टैंडर्ड एक्सेसिबल, जो आपने स्टैंडर्ड जो किया क्या वो ठीक था, एक्सेप्टेबल है, यस तो ठीक है, नो तो फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि रिवाइज स्टैंडर्ड। बात खामियां आपके स्टैंडर्ड में भी हो सकती है या वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, तो फिर क्या है, अगर इसका जवाब भी नो में आता है तो यू हैव टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड, यानी रूल को रिवाइज करना पड़ेगा। जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। अगर देखें स्टैंडर्ड अटेन, यस जबरदस्त, कोई काम नहीं है आपकी। वेरिएंस एक्सेप्टेबल, यस काम कंप्लीट है, कंट्रोलिंग इज वेरी वेल। फिर क्या है, स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेबल, यस। फिर क्या है कि हम वो आइडेंटिफाई कॉजेस तलाश करेंगे कि किसकी वजह से ये एक्सेप्टेबल है, इसमें क्या क्या सी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी बेस के ऊपर हम इसको एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि करेक्ट परफॉर्मेंस, कि जो आपने काम करना है उसको आप करेक्ट कर दें, उसको आप अच्छे तरीके से दुरुस्त करके अपनी परफॉर्मेंस को फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये समझ में आ गई आपको, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके स्टैंडर्ड होते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं, फिर उसकी हम मेजरमेंट करते हैं, फिर स्टैंडर्ड को देखते हैं, इसमें अगर यस का है तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर जवाब नो में है तो फिर हमें इसकी फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जब तक परफॉर्मेंस करेक्ट नहीं हो जाएगी ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा।
आर यू गेटिंग? समझ आ गई इसकी? तो ये वाली। अब देखिए नेक्स्ट है द कंट्रोल प्रोसेस, कि ये पूरा अगर प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, तो ये क्या प्रोसेस है? मैंने जैसे बताया था कि ये मैनेजमेंट का ना, अच्छा ये मेरे ख्याल है स्लाइड हम आगे कर रहे थे। अच्छा, द कंट्रोल प्रोसेस, जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, ये हम क्यों करते हैं, इसका हमें क्या फायदा होता है? तो पहली चीज है कि इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड। इससे हमें ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड को तय करने में आसानी होती है। दूसरा क्या है कि मैयर एक्चुअल परफॉर्मेंस। इससे हमें किसी शख्स की, किसी डिपार्टमेंट की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चलता है। नंबर 3 क्या है, कंपेयरिंग रिजल्ट विद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड। हम अपने जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं उसको अपने स्टैंडर्ड से और ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं। और टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और अगर काम ठीक नहीं हो रहा तो अपनी इस्लाह करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं ताकि इसको हम मजीद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये इसके 4 बेसिक फायदे हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के। उसके बाद ये है कि 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एक्शन। कंट्रोल की 3 बड़ी किस्में हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एक्शन। सबसे पहले इनपुट है, फिर प्रोसेसेस हैं, फिर आउटपुट है। अब तीनों की कंट्रोलिंग जो है वो अलग अलग है। इनपुट की क्या है कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, एंटिसिपेट्स प्रॉब्लम, कि हम पहले से कोई सिस्टम जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं इनको अपने तौर पे एवेल्युएट कर लें, एंटिसिपेट्स कर लें। एंटिसिपेशन ये कहती है कि हम पहले से, यानी पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसको कहते हैं इनपुट लेवल। प्रोसेसेस, जब कोई प्रोसेस हो रहा होता है उसके दौरान क्या होता है कि कंकरेंट कंट्रोल, करेक्शंस प्रॉब्लम एट दे हैपन, कि जब कोई मसला पैदा हो आप उसको उसी वक्त रिजॉल्व करते हैं। देखिए जब आप एक प्लान बनाते हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके दौरान आपको कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो उनमें से कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिनका हम फौरी तौर पे पहले से अंदाजा लगा लेते हैं। कुछ का जब हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं फिर हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। और उस पे यह है कि जैसे ही आपको पता चले आप उसके ऊपर एक्शन करके उसको करेक्ट कर लें। और थर्ड कैटेगरी है आउटपुट, फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप कोई काम करते हैं लोगों का उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन आता है, तो उसकी रोशनी में आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रही है कि 3 टाइप्स के मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला इनपुट लेवल पे है, दूसरा प्रोसेस लेवल पे है, तीसरा आउटपुट लेवल पे है। इनपुट लेवल पे क्या है कि जब आप कोई चीज डाटा फीड कर रहे होते हैं उस वक्त आपके सामने प्रॉब्लम आता है, आप उसको पहले से आपको पता होता है कि यार ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप उसको रिजॉल्व कर देते हैं। प्रोसेस में ये है कि जब आप काम कर रहे हैं उस दौरान कोई प्रॉब्लम आया तो आपने उसी वक्त उसको रिजॉल्व कर दिया। और तीसरी चीज ये है कि आपका काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो आपको फीडबैक आता है उस फीडबैक की रोशनी में आप उस प्रोग्राम को, उस काम को ठीक करते हैं। तो ये क्या है, थर्ड इसका आउटपुट के वक्त करना। ये तीसरी इसकी टाइप है कंट्रोलिंग की। देखिए प्रीलिमिनरी या फीड फॉरवर्ड, इसका मतलब ये होता है कि सम टाइम कॉल्ड द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कि आप जब काम करते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले आप लोगों की ओपिनियन लेते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हैं।
तो फिर आपको एक वो अपना माइंड देते हैं, जो तजर्बेकार लोग होते हैं वो आपको बता देते हैं कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं ये मुकम्मल होगा या नहीं हो सकता। They make sure that proper direction are set and that our right resources are available to accomplish. जो जो काम आप करने जा रहे हैं ना, वो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं या नहीं। अब ये फिगर देखें, फिगर के अंदर भी ये है कि आप डिस्कशन कर रहे हैं और बड़ी गौर के साथ इसको चेक कर रहे हैं कि वाकई ये काम क्या है। इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी, इब्तिदाई फीडबैक या फॉरवर्ड। जब आपको उसको आम उसमें ना एक पायलट प्रोजेक्ट भी कहते हैं कि छोटे लेवल के ऊपर ना किसी चीज को पहले इम्प्लीमेंट करके देखें। दूसरा है कंकरेंट। जब आप एक चीज इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आपने लागू की, फिर उसके बाद आपको आता है, पता चलता है कि ऑन गोइंग ऑपरेशन में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, और फिर आप उनको अपने लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको सेटल कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं उनको हम इसमें रिजॉल्व कर देते हैं। और जो थर्ड इसके अंदर है फीडबैक, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक आपको लोगों की तरफ से एक्शन रिएक्शन आता है कि जी ये आपने, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आपको समझ में आई, आप मुझे यस सर लिख के भेज दें या इसका रिप्लाई देते हैं, तो मुझे इससे पता चल जाता है कि जो मैंने स्लाइड आपको पढ़ाई, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी उसके अंदर। लेकिन कुछ स्टूडेंट का ये आता है कि सर आपको मजीद इसको एक्सप्लेन कर दें, अगर आप इसको मजीद सिंपल वर्ड्स में कर दें या उर्दू में कर दें या किसी लैंग्वेज में कर दें तो हम इसको फर्दर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि फीडबैक, तो फीडबैक में ये है कि जब आप एक काम एग्जीक्यूट करते हैं, उसके एक्शन या रिएक्शन के तौर पे ना फिर आपको जो पता चलता है कि ये काम ठीक हुआ या इसमें क्या क्या लूप होल्स थी, और उनकी मदद से जो है ना अगर आप अपने कंट्रोल अपने स्टाफ के अंदर ये मजीद बेहतरी पैदा कर लें तो उसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, और ये एंड रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एंड रिजल्ट्स क्या थे और उससे लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा हुई या नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हम देखते हैं जो फीडबैक हमें काम के एंड पे मिलता है। अब कंट्रोलिंग टेक्निक्स है कुछ, ठीक है, इसमें दो किस्म की टेक्निक्स हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स, जो रिवायती तरीक़ाकार है हमारे पास, और जैसे सुपरवाइजर होता है हर चीज़ का ना, हम ऊपर एक निगरानी बना के लिए लगा देते हैं जो मॉनिटर करता है इस चीज़ को। दूसरा है एडवांस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, जो ट्रेडिशनल हमारी टेक्निक्स हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, यानी जो हमने अपने बंदे रखे होते हैं ना कि वो रिपोर्ट करें जी हमें कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, ये है ऑब्जर्वेशन से। दूसरा है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट एंड एनालिसिस, कि डेली अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो वो जमा करते हैं कि कितनी किताबें इशू हुई, कितनी रिटर्न हुई, उसकी बेस के ऊपर इसने कितना काम किया उसको एनालिसिस करें कि एक हफ्ते के अंदर आपने कितना काम किया, कितनी किताबें प्रोसेस की, कितनी कैटलॉग की, कितनी क्लासिफिकेशन की। ये हमें इससे पता चलता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से। कि देखिए ना ये ग्राफ से कि एक दिन इसने इतना काम किया, दूसरे दिन इतना किया, तीसरे दिन ये, और ये फिर ग्राफ ज्यादा काम किया, ये कम काम किया, तो इससे रिफ्लेक्शन हो जाती है कि उसने उसके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। फिर उसे क्या है कि ब्रेक इवन एनालिसिस, कि हम मुख्तलिफ यानी ब्रेक करके उसका एनालिसिस करते हैं कि काम की क्वालिटी क्या थी, कितना इसने इसके ऊपर हार्ड वर्क की, कितने लोगों को ये काम करना चाहिए था, उसमें क्या फ़ायदे थे। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि एडवांस कंट्रोलिंग टेक्निक्स में आजकल कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। कि एडवांस कंट्रोलिंग टेक्निक्स, इसमें हम देखते हैं कि सेल्फ कंट्रोल। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग हाइपर बड़े जल्दी होते हैं, और मैंने आते ही ना, जब मैंने अपनी पोस्ट इस्लामाबाद में ज्वाइन की, तो एक यहाँ के मैंने ट्रेनिंग कोर्स किया था जिसको कहते हैं एंगर मैनेजमेंट। और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे सिखाई गई हम तमाम ऑफिसर्स को, कि सेल्फ कंट्रोल किस तरह करना है, कि आप अपने गुस्से के ऊपर काबू करना है। बाजू का आपने पर्सनल नहीं होना, झगड़ा नहीं करना, और उनके साथ हाथापाई के ऊपर नहीं आना।
क्योंकि हमारे मुआशरे का ना सबसे बड़ा अलमिया ये है कि फौरी तौर पे हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए मार कुटाई वाला काम शुरू कर देते हैं। तो ये सेल्फ कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी जो एक लीडर वो होता है कि जिसको अपने गुस्से पे काबू हो, जो सिचुएशन को बड़ी टेक्निकली हैंडल कर सके, ठीक है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के अंदर लेकर आए। दूसरी चीज है मैनेजमेंट ऑडिट, कि काम का ऑडिट करें, काम को एनालिसिस करें कि जो काम मुझे दिया गया वो टाइम पे हुआ, उसमें क्या मसले थे, क्या प्रॉब्लम थे, उनको एवेल्युएट कर सके। प्रोग्राम एवेल्युएशन, ठीक है, रिव्यू टेक्निक्स, इसको पर्ट कहते हैं, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक्स। ये लेटेस्ट टर्म है, ये बहुत ज़बरदस्त है कि इसके अंदर आपको पता चलता है कि थ्रू आउट द ईयर उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, कितने झगड़े किए, कितना काम किया, कितना उसने जो है अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया, इसको पार्ट कहते हैं। उसके बाद है क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम कहते हैं इसको। ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, ये अभी बस आप इतना ही याद रख लें कि ये टेक्निक है। सीपीएम ये है कि क्रिटिकल पाथ मेथड, कि आप किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं तो वो उसमें कितना एक लेवल है कि वो आपकी बात को सुन सके, समझ सके, बर्दाश्त कर सके। फिर क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। कंट्रोलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीजें आपके इख्तियारात में है आप वो इस्तेमाल करें, और जो आपके इख्तियारात में नहीं आती आप अपने हायर अथॉरिटीज को उसके बारे में इंफॉर्म करते रहें। अच्छा, ये भी बड़ा डर खौफ है। आपको पता है कि बचपन में हमारी जो पेरेंट्स हैं वो ये बात करते थे, ये आप काम करें नहीं तो आपके अब्बू को बता दूंगी, ठीक है। तो मैं कंट्रोलिंग में ये चीज आती है कि आप अपने स्टाफ को बताएं, क्योंकि हमारी इख्तियार होते हैं कि इतने लोगों तक हम पनिशमेंट दे सकते हैं, उससे ऊपर फिर हमें अपने हायर अफसर को लिखना पड़ता है। तो ये चीज लाजमी हो कि आप उनको लाजमी इन्फॉर्म करें, ताकि उनको पता है कि अगर हमने इसके साथ कुछ मिसकंडक्ट किया तो ये हमारे सीनियर अफसर्स को बता देगा, और जिससे अल्टीमेटली उसका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट को एतमाद में रखना, उनको साथ लेके चलना जरूरी होता है। देखिए, जो कंट्रोलिंग का जो है इसकी थी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इसकी कुछ है, मेजर प्रोसेस, अनकवर डेविएशंस और इंडिकेट करेक्टिव एक्शंस। तीन बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। पहली क्या है कि इससे हमें प्रोग्रेस का पता लगता है कि कोई डिपार्टमेंट, कोई शख्स प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। अनकवर डेविएशंस, जो इनहराफ करते हैं, जो आम लफ्जों में कह रहे हैं कि गद्दारी करते हैं अपने डिपार्टमेंट से, ठीक है, वो अनकवर हो जाते हैं, ठीक है। उनका पता चल जाता है कि कौन से लोग सही काम कर रहे हैं, कौन सही काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट है इंडिकेट करेक्टिव एक्शन, और फिर हमें पता चलता है कि हम किस किस्म का एक्शन लें ताकि जो खराबी हुई है उसको ठीक किया जा सके। अब देखें इसमें क्या है कि पॉलिसी वेरिफिकेशन। पहला काम क्या है कि हम बैठें, सोचो विचार करें कि हमारी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से फ्लॉज हैं, कौन कौन से फॉल्ट्स हैं, कौन कौन सी इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, उनको हम बैठ के फ्लॉज को दूर करने की कोशिश करें, ठीक है। सोच विचार करें, किताबें पढ़ें, लोगों से डिस्कस करें, और फिर अपना एक माइंड बनाएं। लेकिन अच्छी तस्वीर है ना, जिसमें आपको पता चलता है कि पॉलिसी वेरिफिकेशन किस तरह होगी। इसके बाद फिर आप देखें नेक्स्ट उसमें क्या है, मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी इख्तियारात उसको मिले उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कंट्रोलिंग के जरिए। जैसे कि मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट परफॉर्मेंस। कोई बैंक है, कोई इदारा काम नहीं करता तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है, उसका मैनेजर। डिपार्टमेंट काम नहीं करता तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है, उसका डायरेक्टर। मैनेजर्स चेक परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट, क्योंकि इन लोगों को अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना होता है। कंट्रोल हेल्प देम टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कंट्रोल की मदद से ये बेनिफिट मिलता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से अदा करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड बेटर मैनेजमेंट, कि वो फिर बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए
बेटर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपकी मैनेजमेंट पुअर है तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। क्यों? कि एक पावरफुल जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो बेहतर पावरफुल किस्म के डिसीजंस कर सकता है। कमज़ोर आदमी से कमज़ोर डिसीजंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। फिर क्या है? एम्प्लॉय मोरल। जो एतमाद है ना एम्प्लॉय का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल बीइंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कि कंट्रोलिंग से जो है ना एक नज्म पैदा होता है और डिसिप्लिन पैदा होता है। नज्म और ज़ब्त किससे पैदा होता है? कंट्रोलिंग से। देखिए कहते हैं ना, पेरेंट्स का घर में कंट्रोल हो तो औलाद नहीं बिगड़ती, और किसी अफसर का इदारे के अंदर कंट्रोल हो तो डिपार्टमेंट नहीं बिगड़ता। ठीक है। और इसी तरीके से कहते हैं कि अगर उस्ताद का क्लास पे कंट्रोल हो तो क्लास नहीं बिगड़ती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कंट्रोल से ठीक रहता है। अब देखें, एक शख्स है, बकरियों का रेवड़ है, उसके ऊपर एक आदमी ही काफी है कि वो किस तरीके से उनको मैनेज करके लाइन के अंदर जहां चाहता है ले जाता है। ठीक है। इसके ऊपर भी मिसाल दें आप, पहले के दौर में ना इंसानों के भी इसी किस्म के हुआ करते थे, मास्टर स्लेव सिस्टम था ना जहाँ, तो वहां पे इसी किस्म के एक होते थे लोग कि एक आदमी उनको जो है ना सैकड़ों लोगों को जानवरों की तरह हाँकता था। तो उसके बाद क्या है कि उसका कंट्रोल था। हालांकि अगर लोगों को ये रियलाइज हो जाए कि हमारी ताकत उससे ज्यादा है तो कभी गुलामी कबूल ना करें। लेकिन एक अच्छे मैनेजर की, कंट्रोलर की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो अपनी खामियों के ऊपर काबू पाके, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाके एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान की अपनी खामियां होती हैं कि जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर सकता। एब्सेंस ऑफ कंट्रोल लोअर एम्प्लॉय मोरल, कि जब अफसर वो कहते हैं ना कि हमारा, अब जैसे क्लर्क है, नायब कासिद है, असिस्टेंट है, इसको हम कहते हैं कि यार ज़रा आप लोगों से जाके ज़रा अटेंडेंस चेक करो और उसकी रिपोर्ट करो, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट होके जाता है और जाके सब लोगों को उसने वक्त डाला होता है। क्या है? एब्सेंस ऑफ कंट्रोल लोअर दी एम्प्लॉय मोरल। तो अगर आपका अपना कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है तो आपका कंट्रोल कोई भी नहीं रहता। और ये तस्वीर ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप ये देखें ना, बहुत खूबसूरत स्लाइड है कि मोटिवेट्स साइकोलॉजिकल प्रेशर। कंट्रोलिंग का ना एक बहुत बड़ा प्रेशर इम्प्लॉयज के ऊपर होता है। किस तरह? अब ये तस्वीर की आपको जो है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मोटिवेट इम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर, कि उनको कोई लालच देकर कोई उनको आगे, आप आगे कर सकते हैं। अब इस देखिए ना कि इसके अंदर उसने उसका फल आके लगाया हुआ है और वो इसके पीछे चल रहा है। रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। लोगों को दो चीजें चाहिए होती हैं, या तो मुआवजा चाहिए होता है या तारीफ चाहिए होती है। स्टाफ को दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज क्या है? रिवार्ड। उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स अगर उनको मिल जाए बड़े खुश होते हैं। और दूसरी चीज क्या है? रिकग्निशन, कि उसकी तारीफ हो। ये जो तारीफ का आंसर है ना, ये इंसान के अंदर एक उसकी जिबिल्लत के अंदर शामिल है। वो कहते हैं ना कि इंसान को सबसे ज्यादा चीज जो अच्छी लगती है, जो उसके लिए नुकसानदेह भी है, वो क्या है? खुशामद। खुशामद ये इसलिए अच्छी है कि लोग जो है ना अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी खामी है। अपनी तारीफ सुनने के चक्कर के अंदर वो सारा का सारा इस किस्म के काम करते हैं कि उनको पता होता है कि मेरी इसके अंदर क्या वर्थ है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, लेकिन खुशामद बहुत पसंद आती है। ठीक है। तो खुशामद जो है ना इंसान के लिए जहर है, जो कि समझदार लोग हैं, लेकिन बेवकूफ़ों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग से जो है ना आपके मुख्तलिफ काम, उसके अंदर एक रब्त पैदा होता है। एक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान, कि आप मकसद के मुताबिक काम करते हैं। राइट डायरेक्शन, आपकी सिमत दुरुस्त रहती है। ठीक है। आप इधर उधर भटकते नहीं, बल्कि एक डायरेक्शन के अंदर चलते हैं। करेक्ट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स, कि जो मुख्तलिफ काम होते हैं उसके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन पैदा होती है। बैलेंस बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। हाँ, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसकी उर्दू में कहते हैं कि चादर देख कर पाँव फैलाना। समझ आ रही है बात? ये मैं खुद से ही बोल रहा हूँ।
वेरी गुड। सायरा, नादिया, ताहिरा, मोहम्मद बाकिर, शकीला, अलादीन, जबरदस्त। फजीला हनीफ पे ही कुछ लिख रही हैं, तो इट्स अ वंडरफुल। देखें, जबरदस्त। सैयदा जुनैरा नकवी, जी। देखिए ना इसमें आपके ना, मैंने जो आखिरी बात की कि बैलेंस बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, जैसे क्या मतलब है कि इंसान को अपनी औकात के मुताबिक काम करता है, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाता है, अपने इनकम देखकर खर्च करता है। दीदार अली शाह, इन्होंने मेरे ख्याल है फर्स्ट टाइम मैसेज किया है। दीदार अली शाह, ये आप, ये नाम ऐसा है जिसे जेंडर का पता नहीं चल रहा। दीदार अली शाह, मेल है या फीमेल का पता नहीं चलता, इससे जेंडर नहीं पता चलता है ना। अच्छा 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 अच्छा, दीदार चूंकि वो खवातीन का नाम भी होता है ना। शमीम है, तबस्सुम है, ये जो है ना नाम, ये कॉमन नेम है ना इनके अंदर। अच्छा, जुनैरा समझ गई थी कि मेल होगा। अच्छा, कॉमन नेम है ये दीदार। हाँ, कुछ नाम ऐसे हैं ना, जैसे शमीम है, और तबस्सुम है, तस्लीम है। ये कुछ नाम जो है ना वो कॉमन नेम होते हैं, और दोनों जो है ना किस्म के जेंडर लोग ये रखे जाते हैं। तो इससे ना बड़ा फिर, हाँ मुबीन भी बिल्कुल ऐसे है। मुबीन कई मेल में भी है और फीमेल के अंदर भी मैंने ये नाम देखा है। इससे बाकी जेंडर के अंदर ना प्रॉब्लम चलता है कि पता नहीं चलता कि कौन से उसके। मेरे एक कज़न है, उनका नाम तस्नीम है, और एक और कज़न है, उसका नाम भी तस्नीम है। एक मर्द है, एक औरत है। तो जब तस्नीम की बात होती है तो पूछते हैं कि वो मेल या फीमेल। ये यानी प्रॉब्लम होता है। इसी तरह मेरा एक दोस्त था, उसका नाम शमीम था। तो शमीम कई बहुत सारी, अभी यहाँ मेरी एम्प्लॉयज़ हैं कई, उनका नाम शमीम है। तो ये इस किस्म की कन्फ्यूजन जो है ना पैदा हो जाती है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब आप जाग गए हैं। अच्छा, मेरा स्टूडेंट है, मेल भी और फीमेल भी। हाँ, ये मैंने कहा ना कि इरम इजाज ने जो कहा बिल्कुल ऐसे है कि ये, हाँ, दीदार आयन नकवी सैयद। लेकिन आपने लिखा नहीं ना, यहाँ तो लिखा है ना दीदार अली शाह। हाँ, दैट्स दीदार अली। हाँ, इससे तो मेल का लगता है। हाँ, सही कह रहे हैं, आयन नकवी। नकवी इसमें लिखा नहीं है मेरे पास, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना आपका ऑफिशियल नेम, उसमें नकवी नहीं है। चले जी, नेक्स्ट इस पे हम लोग चलते हैं, करेक्ट वाला पॉइंट। अच्छा, करेक्ट इन इंटर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर, के जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे काम होते हैं ना, फैक्टर्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के इस पे असर होते हैं, या एक कह लेंगे चीज़ें जिसकी वजह से आपकी कंट्रोलिंग या आपकी मैनेजमेंट मुतासिर हो रही है, वो फैक्टर, वो ख़ास तौर पे चीज़ उनको ठीक करता है। यानी आपको एक दूसरे सादा लफ्जों में ये समझ लें कि जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, जो प्रॉब्लम एरिया है, उसको समझने में मदद मिलती है कि कौन लोग ठीक हैं और किन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको करेक्ट करता है। ठीक है, बाजों का तो पूरे सिस्टम का में तो आपको पता नहीं था कि कौन ठीक है और कौन गलत है। तो इससे आपको कंट्रोलिंग में पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। जो गलत है उसको आपको ठीक करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इफेक्ट कंट्रोल सिस्टम, कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है उसका फायदा क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ऑन फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स। जो काम हमने करना है ना, हमारा फोकस उसकी तरफ रहता है, हम अपने फोकस से डाइवर्ट नहीं करते। ठीक है, उससे हम अपने कनेक्शन से डाइवर्ट नहीं करते, बल्कि हमारा जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, हम उसकी तरफ अपना टारगेट रखते हैं। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड सेट शुड बी रियलिस्टिक। जो हम अपने स्टैंडर्ड्स का तयन करें वो हकीकत पर मबनी हो। भासुकात ये है कि हम ऐसे ऐसे टारगेट फिट कर लेते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होते।
तो कहते हैं कि इट इज नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच, ये हकीकत पे मबनी कोई अप्रोच नहीं है। ठीक है। फिर क्या है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेविएशन, ये जो खराबी है ना उसकी आप इब्तदाई सूरत के अंदर जो है तहकीकात कर रहे हैं। अगर आप उसको डिले कर देंगे, आप उसको अगर लेट कर देंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? बाकी को मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है तो मुझे कंफर्म करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरा ख्याल है कि कुछ नेट की वजह से ये प्रॉब्लम आया होगा, तो आई थिंक इट इज ओके नाउ है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेविएशन, और हमें जल्दी पता चल जाता है कि हम अपने मौक़िफ़ पे कायम है, अपनी मकसद पे कायम है या उसे डाइवर्ट कर रहे हैं, इनहराफ हो गया है। उसके बाद सजेस्टिव, इससे आपको मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ मिलती है। मैरली पॉइंटिंग आउट डेविएशन, इससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ खराबी है। नॉट इनफ, लीड टू करेक्शन एक्शन, क्या हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। चेक अनडिजायरेबल डेविएशन, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि नापसंदीदा चीज़ें हैं उनको हम डेविएट कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर हम तब्दीली ला सकते हैं। और ट्रेन एम्प्लॉयज, इफेक्टिव सुपरविजन और रिवाइज स्टैंडर्ड, ये तीन चीज़ें हैं, इनके अंदर हम तब्दीली ला सकते हैं कि स्टाफ को अगर काम नहीं आता उनको ट्रेनिंग कराएं, और अगर उनके ऊपर सुपरविजन ठीक नहीं है तो उसको ज़्यादा कंट्रोल करें। और रिवाइज स्टैंडर्ड, जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पैमाने हैं उनको हम तब्दील करके और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इदारे के अंदर ना स्टेबिलिटी आती है, इस्तेहकाम आता है। इसका ओवरऑल फायदा क्या है कि किसी भी डिपार्टमेंट में स्टेबिलिटी आती है, कंट्रोल टेक्निक्स आती हैं, सूट नेचर एंड ऑफ एक्टिविटीज, यानी डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम इन अ बिग एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स आ सकते हैं जिसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने क्या क्या बेनिफिट किससे लेने हैं, क्या क्या उसको हमने चेंज करना है। ठीक हो गया, तो स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद सिंपल, कि कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल सिंपल हो, ताकि ये लोगों को समझने में आसानी हो। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से आप उसको समझ जाते हैं कि इसका हेड कौन है, उसके अंडर कौन है, किसने किसको जवाब देना है, किसने किससे छुट्टी लेनी है, किसने किसको रिपोर्ट करनी है। तो ये पूरा जो चेन ऑफ कमांड है ना, इसको क्या कहते हैं, चेन ऑफ कमांड। चेन लिख के दिखाएंगे आप, चेन ऑफ कमांड कैसे लिखते हैं, ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, चेन ऑफ कमांड ये भी होती है। हाँ जबरदस्त। जाहिर है चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि आपको पता होता है कि आप किसके साथ आपका यानी जवाबदेही है, कैसे किसको आपने जवाब देना है। कि जैसे एक हेडमास्टर है, उसके बाद एक सीनियर टीचर है, सेकंड हेडमास्टर होता है, उसके बाद फिर उनमें जो सीनियरिटी का होता है, तो हर बंदे को पता होता है कि मेरा इंचार्ज कौन है और मैंने किससे छुट्टी लेनी है। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही साबरा ने भी लिखा, और मेरे यहाँ बाकी रजा, जबरदस्त बेटा। अच्छा, इफ कॉम्प्लिकेटेड, एम्प्लॉयज कंफ्यूज्ड, पुअर परफॉर्मेंस, अगर किसी को यही नहीं पता कि मैंने किसको जवाब देना है, किससे छुट्टी लेनी है, कौन मेरा अफसर है, तो वो एक परेशानी का बायस बनता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ना वो बिल्कुल इजी एंड सिंपल हो, ताकि हर शख्स को पता हो कि मैंने किसके साथ काम करना है और किसको मैंने जवाबदेही करनी है। नेक्स्ट क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड। देखें कितनी खूबसूरत एक फिगर के साथ है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड फ्यूचर, कि मुस्तकबिल में क्या, यानी ये तो एक मैजिशियन को दिखाया ना, एक जादूगरनी को। तो इसमें क्या है कि आप कंट्रोलिंग की मदद से फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देखें किसी इदारे का कंट्रोल अच्छा है, किसी, मैं पहले घर की बात कर लेता हूँ, अगर किसी के पेरेंट्स का, भाइयों का, उसका कंट्रोल, घर पे बड़े भाई का कंट्रोल है या फादर का कंट्रोल है,
تو ہم یہ پریڈکشن کرتے ہیں کہ جی یہ بچے ترقی کریں گے اور یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور اگر کسی ادارے کے اندر اس کے ڈائریکٹر کا، اس کے مینیجر کا کنٹرول اچھا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مستقبل بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں لوکنگ فارورڈ میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فیوچر کے بارے میں ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں، پیشن گوئی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ کسی گھر کا پہ کنٹرول اچھا ہے، بچوں کو پڑھائی کے ٹائم پڑھائی کراتے ہیں، کھانے کے ٹائم پہ کھانا ملتا ہے، کھیل کے ٹائم میں کھیل پہ جاتے ہیں، تو ہم بڑے اسے کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کا اچھا کنٹرول ہے اولاد پہ، تو یہ اولاد ترقی کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ خراب نہیں ہوں گے، یہ لوگوں کے اندر جو ہے نا ان کے اندر کمی بیشی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پیرنٹس کا بہت اچھا کنٹرول ہے اپنی اولاد کے اوپر. دس از واٹ وچ از کالڈ فیوچر پروڈکشن. کس کے اوپر؟ اب دیکھیے پاکستانی کرکٹ ٹیم اچھا کھیل رہی ہے، اس نے میچ کھیلے، چاروں جیت گئے، تین کھیلے، چار کھیلے، چاروں جیت گئے. اٹس مین کہ ہم پریڈکشن کریں کہ پاکستان سیمی فائنل فائنل بھی جیت جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹڈ ٹوورڈ فیوچر، کہ آپ پرفارمنس کو دیتے ہوئے فیوچر کے لیے پریڈکشن کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے بتایا کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی اس میں اگر کنٹرول اچھا ہے، لوگوں کے اندر ڈسپلن ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ترقی کرے گا ڈپارٹمنٹ. اچھا، کنٹرول بائی ایکسیپشن. سم ڈیویشنز ہیو گریٹر امپیکٹ دین ادرس. کچھ ڈیویشن کا جو ہے نا اچھا اثر بھی پڑتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کنٹرول ایوری ایکٹیویٹی از ناٹ پاسبل. آپ چاہیں کہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھیں، وہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیے جیسے ایک فادر اپنے بچوں کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر نہیں رکھ سکتا، اسی طرح ایک ہیڈ اپنے اسٹاف کی تمام چیزوں کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا. چھپ کے بھی تو لوگ کام کرتے ہیں نا. اب دیکھیں بچے اسکول جاتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، کسی کے ہر وقت تو اس کے اوپر وہ کیمرہ فٹ نہیں کر سکتا نا. کیا اس کے ساتھ وہ سنسر نہیں لگا سکتا کہ آپ کو پتہ چل جائے گی کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ٹریکنگ سسٹم کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا نا. تو یہ ہے کہ ٹرسٹ تو آپ کو اسٹاف پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے بچوں پہ کرنا پڑے گا. اسی طرح ہر وقت اگر آپ ان کو سنب کرتے رہیں گے، ڈانٹتے رہیں گے ان کو اوپر، تو ان کے اندر بغاوت پیدا ہوگی اور وہ آپ سے نفرت کریں گے. تھوڑی سی آزادی دیں، آزادی دے کے ان کو پھر یہ ہے مانیٹر کریں کہ دیکھیں میں آپ کو جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. اور کئی چیزیں نا ہم دیکھ کے اگنور کر دیتے ہیں. اگر اس سے کوئی کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو ہم کہتے ہیں چلے اٹس اوکے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کے اوپر جو ہے نا 100% کنٹرول نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جس حد تک پاسبل ہے اس حد تک تو ہم کنٹرول حاصل کر لیں. کریٹیکل پوائنٹ کنٹرول سگنیفیکنٹ ڈیویشنز اونلی. جو زیادہ ہوتا ہے نا کام، جو ڈیویشن کا، چھوٹی موٹی چیز کو اگنور کرتے ہیں، جو میجر چیز ہے اس کے اوپر فوکس کریں تاکہ اس کے اچھے ریزلٹس آپ کو مل سکیں. یہ دیکھیں یہ بھی بڑی خوبصورت تصویر ہے. جس طرح سنیک ہوتا ہے نا فلیکسیبل، تو ایک کنٹرولنگ کے اندر نا تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ہو. کیپ پیس ود چینجنگ انوائرمنٹ، کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں نا آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. پھر کیا ہے؟ اڈیپٹیبل ٹو نیو ڈیولپمنٹس. جو نیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ خود بخود ان کو اپنے اندر اڈاپٹ کریں. وہ تبدیلیاں آپ کے اندر آنی چاہیے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے تو وہ چیزیں بھی آپ کے اندر آنی چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ الٹرنیٹیو پلان، کہ ایک پلان اگر آپ کا ناکام ہو جاتا ہے، سکسیسفل نہیں ہوتا، تو آپ الٹرنیٹ پلان، اس لیے کہتے ہیں پلان 1، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی. کم از کم 2 پلان تو ہونی چاہیے نا. اگر ایک پلان ایگزیکیوٹ نہیں کرتا تو آپ بالکل کولیپس نہ کر جائیں، بلکہ آپ پلان بی پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ کو نا ایک سبسٹیٹیوٹ وہ چیز مل جاتی ہے. آپ الٹرنیٹیو پلان کے ذریعے بھی اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. پھر موٹیویشن کے اوپر تو میں نے بہت بات کی کہ کنٹرولنگ کے اندر نا موٹیویشن بہت امپورٹنٹ بات کرتا ہے. کہ کچھ لوگ پیسوں سے کنٹرول ہوتے ہیں، کچھ لوگ رسپیکٹ سے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ مسٹیک کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ پنش نہ کریں.
اگر لوگوں کو آپ نے مار کٹائی اور ان کے اوپر بہت زیادہ سختی شروع کر دی تو لوگ متنفر ہو کے نا وہ بالکل اس سے نا ڈائیورٹ کر جائیں گے. ڈائریکٹ کانٹیکٹ بٹوین کنٹرولر اینڈ کنٹرول. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں کو درمیان میں شامل کریں گے تو اتنے مسائل پیدا ہوں گے. 2 بجے میٹنگ ہے، اس کے اندر شیراز آپ دونوں نے آنا ہے. اب 2:15 سب لوگ آ رہے ہیں. 2 بجے نہیں، اب لیٹ ہو گئے ہیں، اب پہلے چلے جاتے ہیں. بس اب میٹنگ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر نا آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات چیت کریں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ان کو یعنی دوسرے لفظوں میں کسی بھی صورت سے موٹیویٹ کریں.